Hello everyone. This is the second lecture of the topic anti-neoplastic agent. Uh, in first lecture we discussed what is cancer, then what are the different types of cancer, then types of tumors, then classification of anti-neoplastic agent, and we discussed under antineoplastic agents we discussed one category, that is alkylating agent, and under alkylating agent also nitrogen mustards they were discussed. So in this lecture we will proceed from that topic only. So second type of alkylating agent is नाइट्रोसोयूरिया. सो व्हाट इज़ नाइट्रोसोयूरिया? तो नाइट्रोसोयूरिया ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं जिसमें नाइट्रोसो ग्रुप मतलब RNO ग्रुप भी रहेगा एंड यूरिया ग्रुप भी रहेगा. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है. देखिए ये एग्जांपल लोमस्टीन इज़ एन एग्जांपल ऑफ नाइट्रोसोयूरिया. एंड लोमस्टीन में देखिए ये NO ग्रुप है और R की जगह पे ये ग्रुप आ गया है. ठीक है, तो RNO ग्रुप भी हो गया, नाइट्रोसो ग्रुप हो गया. देन यूरिया मतलब CONH2NH2, तो ये देखिए CO ग्रुप है और NH, उसके बाद ये सब्सटीट्यूशन है, उसके बाद यहाँ पे CO के इस साइड भी N है और इसमें भी सब्सटीट्यूशन है. तो हम बोल सकते हैं कि इसमें यूरिया ग्रुप भी है और नाइट्रोसो ग्रुप भी है. तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें नाइट्रोसो ग्रुप भी रहेंगे और यूरिया ग्रुप भी रहेगा, तो वैसे कंपाउंड को नाइट्रोसो यूरिया बोलते हैं. इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कार्मस्टिन हो गया, लोमस्टिन अभी देखा स्ट्रक्चर, ये देखिए कार्मस्टिन का स्ट्रक्चर है ये, एंड देन सेमस्टीन. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नाइट्रोसो यूरिया. नेक्स्ट इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है. सो नाइट्रोसोयूरिया अंडरगो नॉन एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन टू फॉर्म कार्बोकेटायन. तो नाइट्रोसोयूरिया पहले कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होगा. कार्बोकेटायन मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा. ठीक है, विच आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल. तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने लगते हैं. क्यों? क्योंकि कार्बन को प्लस चार्ज आ गया. इसका मतलब क्या हुआ कि वो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो वहाँ पे अट्रैक्ट होगा, तो वो एज इलेक्ट्रोफाइल वर्क करने लगता है. एंड कैन एल्काइलेट प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बेस ऑफ DNA. तो DNA में जो प्यूरिन या पिरिमिडीन बेस होते हैं उसमें तो नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ हाई रहती है. तो ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है नाइट्रोसोयूरिया से, तो वो कार्बोकेटायन जो है वो उस प्यूरिन या पिरिमिडीन बेस को जाकर अटैच हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और नाइट्रोसोयूरिया जो कि कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हुआ है उसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए, तो वो जाकर वहाँ अटैच हो जाता है. उससे होता क्या है, वो अटैच होने के बाद फर्दर नाइट्रोसोयूरिया ऑल्सो लिबरेट. नाइट्रोसोयूरिया जो है वो आइसोसाइनेट भी लिबरेट करते हैं. आइसोसाइनेट लिबरेट करते हैं तो वो क्या करता है, वो कार्बोमाइलेट लाइसिन रेसिड्यू ऑफ प्रोटीन एंड इनएक्टिवेट्स DNA रिपेयर एंजाइम. तो एक तो पहला तो काम क्या किया कि कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होके वो प्यूरिन या पिरिमिडीन बेस ऑफ DNA में अटैच हो गया, फिर DNA सिंथेसिस को उसने रोक दिया. और दूसरा ये हुआ कि वो आइसोसाइनेट को लिबरेट करता है, और आइसोसाइनेट क्या करता है, वो प्रोटीन को जाकर लाइसिन रेसिड्यू जो होता है प्रोटीन का उसमें जाकर बाइंड हो जाएगा और उससे DNA रिपेयर एंजाइम्स जो होते हैं उनको इनएक्टिवेट कर देता है. तो इस तरीके से ये नाइट्रोसोयूरिया वर्क करता है. तो दो तरीके से वर्क करता है. एक तो ये प्रोटीन्स जो कि इन्वॉल्व रहते हैं DNA सिंथेसिस में उनको ये डैमेज करता है, और दूसरा ये DNA सिंथेसिस को भी रोकता है, जैसे कि प्यूरिन या पिरिमिडीन बेस को बाइंड करके. तो ये है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रोसोयूरिया. एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे ये लोमस्टीन था
दैट जनरेट्स 2-क्लोरोइथाइल कार्बोकेटाइन। तो लोमस्टिन जो है वो 2-क्लोरोइथाइल कार्बोकेटाइन जनरेट करता है, और ये जो कार्बोकेटाइन है वो ग्वेनिन बेस ऑफ डीएनए से अटैच होता है, और अटैच होने के बाद वो डीएनए रेप्लिकेशन को रोक देता है। तो इस तरीके से नाइट्रोसोयूरिया वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ नाइट्रोसोयूरिया। क्या क्या यूजेस हैं? दिस नाइट्रोसोयूरिया इज़ यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर, Hodgkin's disease, then lung cancer, malignant melanoma and some solid tumors। तो ये सारे ट्यूमर्स या कैंसर में नाइट्रोसोयूरिया जो है वो यूज़फुल है, उसके ट्रीटमेंट में यूज़फुल है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नाइट्रोसो यूरिया के बाद है एजिरिडीन्स। अब एजिरिडीन्स जो हैं, अगर देखिए ये ग्रुप अगर प्रेजेंट है, ये NCH2CH2 ये ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो एजिरिडीन क्लास के ड्रग हैं। ठीक है, ट्रेटामाइन ये एक एग्जांपल है, थायोटिपा ये भी एक एग्जांपल। देखिए सब में ये ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो एजिरिडीन्स होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी होती है ड्यू टू रिंग स्ट्रेन। ये जो रिंग बना है, ये रिंग के स्ट्रेन की वजह से उनकी एक्टिविटी होती है। और एग्जांपल में वही है थायोटिपा, देन ट्रेटामाइन, एल्ट्रीटेमाइन, एंड इन सब में थायोटिपा इज़ मोस्ट पॉपुलर एजिरिडीन विच इज़ यूज्ड एज एंटी कैंसर ड्रग। ये एक स्ट्रक्चर है थायोटिपा का। दिस थायोटिपा इसका जब फिज़िकल अपीयरेंस देखेंगे तो वाइट फाइन क्रिस्टलाइन फ्लेक्स की तरह दिखता है, फ्रीली सॉल्युबल है वाटर में ये, एंड 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रख सकते हैं। अगर हाई टेम्परेचर पे रखा जाए तो पॉलीमराइजेशन हो सकता है इसका, तो मीन्स लो टेम्परेचर पे ही स्टोर करके रखना है थायोटिपा को। अब ये थायोटिपा का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन अगर देखते हैं तो सेम वैसा ही है जैसा कि आपको जनरल मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन बताया है नाइट्रोसोयूरिया का। दिस थायोटिपा इट एक्ट्स ऑन 7th पोजीशन ऑफ ग्वेनिन बेस ऑफ डीएनए। तो पहले तो थायोटिपा कन्वर्ट होगा कार्बोकेटाइन में, और वो कार्बोकेटाइन जो होगा वो 7th पोजीशन जो ग्वेनिन बेस का होगा डीएनए का, उसमें जो 7th पोजीशन पे नाइट्रोजन है उससे जाकर अटैच हो जाएगा and stop tumor growth by cross linking with DNA double helix strain। तो जो DNA का जो डबल हेलिक्स स्ट्रेन होता है उसको क्रॉस लिंकिंग करेगा, और जो DNA रेप्लिकेशन है वो रोक देता है। तो कैंसरस सेल में जो DNA रेप्लिकेशन हो रहा है उसको रोक देता है, जिसकी वजह से फिर आगे सेल डिवीज़न नहीं होगा और सेल का मीन्स आगे जो कैंसरस सेल है वो डिवाइड नहीं होगा, तो वो स्प्रेड नहीं होगा। तो इस तरीके से थायोटिपा वर्क करता है। ठीक है, यूज़ क्या है थायोटिपा का? थायोटिपा इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस सॉलिड ट्यूमर्स इंक्लूडिंग ब्रेस्ट, ओवरी, ब्लैडर कार्सिनोमा। तो इन सब कैंसर में ट्रीटमेंट में थायोटिपा यूज़ होता है। थायोटिपा इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस लिम्फोमास। लिम्फोमा मतलब लिम्फ नोड्स या फिर लिम्फेटिक सिस्टम या फिर इम्यून सिस्टम का जो कैंसर होता है उसको हम लिम्फोमा बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट में भी थायोटिपा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, नेक्स्ट क्लास है एराइल सल्फोनेट्स। ये एराइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फेन बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है एराइल सल्फोनेट का। ये एग्जांपल है इसका। देखिए ये स्ट्रक्चर है ब्यूसल्फेन का। देखिए SO2CH3, ये देखिए मीथेन सल्फोनेट। तो एक मीथेन सल्फोनेट इधर है, एक मीथेन सल्फोनेट इधर है। तो ये स्ट्रक्चर में ये दिखेगा आपको ब्यूसल्फेन के। ये इसका IUPAC नेम है 1,4 ब्यूटेन डायोल। देखिए 1 2 3 4 ये ब्यूटेन, O ग्रुप दोनों साइड है इसलिए डायोल, देन डाईमीथेन सल्फोनेट, एक इधर ग्रुप और एक इधर ग्रुप, इसलिए डाईमीथेन सल्फोनेट बोल दिया। तो ये इसका IUPAC नेम है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जब हम एराइल सल्फोनेट का देखते हैं
तो सेम वैसा ही है. इट्स मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स क्रॉस लिंकिंग बिटवीन ग्वेनिन एंड एडेनिन बेस ऑफ डीएनए इन विच न्यूक्लियोफाइल ग्वेनिन N7, जो ग्वेनिन में N7 जो है, जो कि एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, दैट अटैक्स द कार्बन एडजेसेंट टू मिसाइलेट लिविंग ग्रुप. ये देखिए, ये मिसाइलेट लिविंग ग्रुप है और इसके एडजेसेंट में जो कार्बन है इससे अटैच होता है ग्वेनिन का N7. ग्वेनिन का N7 एटम उससे अटैच होगा और उसके बाद सेम वैसा ही है, क्रॉस लिंकिंग होगा डीएनए स्ट्रेन के बीच में और डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन रुक गया तो जो आगे का सेल डिवीज़न होना है, कैंसरस सेल का सेल डिवीज़न, वो भी रुक जाता है. ठीक, देन यूज़ देखते हैं. ब्यूसल्फिन हैज़ अ सेलेक्टिव इम्यूनोसप्रेसिव इफ़ेक्ट. तो इसका यूज़ देख लेते हैं. तो ब्यूसल्फेन जो है इट इज़ यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट. तो ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज़ होता है एज जिसका इफ़ेक्ट बोन मैरो पे बहुत ज़्यादा है. और ये जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स होते हैं इसका यूज़ जनरली जो होता है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह में होगा. तो यहाँ पर अगर स्टेम सेल का मीन्स ट्रांसप्लांट हो रहा है तो वहाँ पे ब्यूसल्फिन एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज़ हो सकता है जो कि बोन मैरो पे एक्ट करेगा. तो यहाँ पे स्टेम सेल का अगर ट्रांसप्लांट हो रहा है तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू ट्रीट ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया वही है ब्लड कैंसर, उसमें भी ये ट्रीटमेंट में उसके यूज़ होता है. तो ये सारे जो कंपाउंड्स थे ये सारे आते हैं आपके अल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे दूसरे क्लास ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स, जैसे कि एंटी मेटाबोलाइट्स हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, देन प्लांट प्रोडक्ट्स. तो ये सारे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो आज के लिए फिर इतना ही. थैंक यू वेरी मच.